हेलो एवरीवन, मैं कशिश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में पढ़ने वाले घटना चक्र की 6 to 12 हिस्ट्री की एनसीईआरटी की ऑडियो बुक सीरीज में ही हमारा चैप्टर नंबर 6 है। तो चलिए बिना देरी के अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ताम्रपाषाणी कालीन कृषक संस्कृति, यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि ताम्रपाषाण काल में जो संस्कृतियां थी वो कृषक थी और वो किस टाइप की थी। तो सबसे पहले हम ताम्रपाषाणी संस्कृतियों की बात करें। ताम्रपाषाणी संस्कृति नवपाषाणी युग का अंत होते होते धातुओं का इस्तेमाल शुरू हो गया। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। कई संस्कृति का जन्म पत्थर और तांबे के उपकरण के साथ प्रयोग करने के कारण हुआ। यानी कि नवपाषाण युग का जैसे जैसे अंत हुआ वैसे वैसे धातु का लोगों ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सर्वप्रथम जो धातु उपयोग की गई थी वह तांबा थी। कई संस्कृतियों का जो जन्म था वो पत्थर और तांबे के उपकरण का एक साथ प्रयोग करने के कारण कई सारी संस्कृतियां जो थी वह उदय हुई। इन्हीं संस्कृति को ताम्रपाषाणी कैलकोलिथिक कहा जाता है। कैलकोलिथिक का अर्थ होता है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था, यानी कि ऐसी संस्कृति जहां पर पत्थर और तांबे का उपयोग किया जाता है, ऐसी संस्कृति ताम्रपाषाणी के कैलकोलिथिक कहा जाता है। इस काल में एक और जहां सिंधु और सरस्वती नदियों की घाटियों में धीरे धीरे पूर्ण विकसित सभ्यता का उद्भव एवं विकास हुआ। वहीं दूसरी ओर मध्य भारत और दक्कन में अत्यंत भिन्न प्रकार की संस्कृति विकसित हुई, जिसमें यद्यपि धातु का प्रयोग होता था वह नगर संस्कृति के स्तर तक नहीं पहुंची। इस संस्कृति को ताम्रपाषाण संस्कृति कहा गया। यानी कि सिंधु और सरस्वती नदियों की जो घाटी थी यह पूर्ण विकसित सभ्यता का उद्भव और विकास यहाँ पर हो चुका था। लेकिन अगर मध्य भारत और दक्कन में देखें तो एक संस्कृति विकसित हुई जहां पर धातु का प्रयोग होता था, पर वह नगर संस्कृति के स्तर तक अभी तक नहीं पहुंच पाई थी। इसलिए संस्कृति को ताम्रपाषाण संस्कृति कहा गया। अधिकांश ताम्रपाषाण संस्कृतियां ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी शताब्दी में फली फूली थी। कुछ प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों की बात कर लेते हैं। यानी कि ताम्रपाषाण काल में जो बस्तियां थी उनके नाम यहाँ पर दिए गए, जो कि प्रमुख रूप से जैसे कि बालाथल, आहार, कायथा, प्रभास, प्रकाश, सभी इन बस्तियों के नाम है जो ताम्रपाषाण काल में देखने को मिलती है। एक निवास अभी ऐसा समझाया जाता है कि ये संस्कृतियां वर्षा की कमी या बार बार सूखा पड़ने का उजड़ गई। यानी कि ताम्रपाषाण संस्कृति जो थी वो क्यों खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ पर बार बार सूखा पड़ता था और बिना वर्ष की खेती और समुदाय का जीवन, यानी कि जो यहाँ पर खेती और समुदाय थे और जब वर्षा नहीं होगी सूखा पड़ेगा तो जो खेती होगी समाप्त हो जाएगा। खेती समाप्त होगी तो कृषि खत्म हो तो लोगों का जीवन भी समाप्त होता चलेगा। तो इसके कारण यहाँ का जो जीवन था वो समाप्त होता चला गया। ताम्रपाषाण संस्कृतियों की सबसे प्रमुख विशेषता उनके विशिष्ट प्रकार के चित्रित मृदभांड थे। इन सभी संस्कृति के लोग आमतौर पर लाल रंग पर काले रंग से चित्रित मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। यानी कि इन ताम्रपाषाणी काल में जो सबसे प्रमुख विशेषता यहाँ की मानी जाती है, यहाँ से जो मृदभांड मिले उन पर विशेष प्रकार के कुछ चित्र बने हुए मिले हैं। इस संस्कृति के लोग जो है वे आमतौर पर लाल रंग पर काले रंग से चित्रित मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। यानी कि इनके बर्तन लाल रंग के होते थे, उस पर काले रंग से ये चित्र बनाते थे मिट्टी के बर्तनों पर। इसके स्फटिक, कैल्साडोली और चकमक पत्थर जैसे सिलिकामय सामग्री की फलक और शलक बनाने के उद्योग में विशेषता प्राप्त हुई। यानी कि ये लोग जो थे इन सभी चीजों को बनाने में इन लोगों ने विशेषज्ञता प्राप्त कर रखी थी। ताम्रपाषाणी संस्कृति के लोग सीमित पैमाने पर औजार बनाते थे, तांबे और कांसे के। यानी कि ताम्रपाषाणी संस्कृति के जो लोग थे ये औजार बनाते थे, परंतु सीमित औजार बनाते थे और ये लोग तांबे और कांसे के औजार का निर्माण करते थे। हालांकि तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति से पहले होनी चाहिए थी। अगर हम तकनीक की बात करें तो कांस्य युगीन सभ्यता जो है उससे पहले ताम्रपाषाण, ऐसे कि ताम्रपाषाण में तांबे का प्रयोग किया और कांसा, तांबा और टीन को मिलाकर बना था। परंतु अगर हम कालक्रम के अनुसार बात करें तो कालक्रम के अनुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है और ताम्रपाषाण संस्कृति बाद में आती है। परंतु कालक्रम जो है वो ये बताता है कि हड़प्पा की जो कांस्य संस्कृति है वह पहले और ताम्रपाषाण संस्कृति जो है इसके बाद आती है। तिथिक्रम की दृष्टि से भारत में ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों की कई श्रृंखलाएं है। यानी कि तिथिक्रम की बात करें तो ताम्रपाषाण बस्तियों को काफी सारी श्रृंखलाओं में बांटा गया है। जैसे सबसे पहले प्राक हड़प्पे जो इनमें भी ताम्रपाषाण संस्कृतियां मिली है। यहाँ से भी हड़प्पा संस्कृति का समकालीन जिसको कहा जाता है, हड़प्पोत्तर को भी ताम्रपाषाण संस्कृति का इनाम दिया गया है। हड़प्पा अंचल के कुछ स्थलों के प्राक हड़प्पीय स्थलों को आरंभिक हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। यानी कि हड़प्पा के जो कुछ स्थल है इनको प्राक हड़प्पीय स्थलों को आरंभिक हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, ताकि इसको परिवर्त नगरीय सिंधु सभ्यता से पृथक किया जा सके। परंतु ये नगरीय जो सिंधु सभ्यता थी ये उससे अलग है। आरंभिक हड़प्पा संस्कृति इसको जरूर कहते हैं,
लेकिन ये जो नगरीय सिंधु सभ्यता है इससे अलग है। इसी तरह राजस्थान की कालीबंगा और हरियाणा के बनावली की प्राक हड़प्पी अवस्था स्पष्ट ताम्र पाषाणिक है। यानी कि राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के बनावली की जो प्राक हड़प्पी अवस्था है ये स्पष्ट रूप से ताम्र पाषाणिक है। यही बात पाकिस्तान के सिंध प्रांत और कोटजीजी स्थल के बारे में भी लागू होती है। भारत में ताम्र पाषाणिक बस्तियां हमें कहाँ से मिली है? तो भारत में ताम्र पाषाणिक बस्तियां हमें दक्षिण पूर्वी, पश्चिमी मध्य, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्वी भारत से हमें मिली है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में दो पुरा स्थलों की खुदाई हुई है, एक आहार और दूसरा गिलोन की। यानी कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान जो है यहाँ से हमें दो पुरा स्थल मिले, एक तो हमें आहार मिला है और दूसरा गिलोन मिला है। ये दोनों प्राक हड़प्पा हड़प्पोत्तर ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां तथा हड़प्पा संस्कृति के समकालीन ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में पाई जाती है। यानी कि जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं यह प्राक हड़प्पीय हड़प्पोत्तर कही जाती है और हड़प्पा संस्कृति के समकालीन भी मानी जाती है, जो कि हमें उत्तर पश्चिमी मध्य भारत से मिली है। जिसका एक उदाहरण ताम्र पाषाणिक में कायता संस्कृति मिली है, जो कि 2000 से 1800 से ईसा पूर्व की मानी जाती है। और ये कहा जाता है कि हड़प्पा के कदृष्ट ये समकालीन थी। और जो कायता संस्कृति जो मृत भांड है इनमें जो प्राक हड़प्पा संस्कृति के मृत भांड है इन दोनों के लक्षण थोड़े थोड़े समान देखने को मिले हैं। पर साथ ही ये भी पता चला है कि यह भी कहा गया है कि इस पर हड़प्पा का जो प्रभाव है वो कोई नहीं था। इस क्षेत्र से कई ताम्र पाषाणिक संस्कृति परिपक्व हड़प्पा संस्कृति को उनमें छोटी होते हुए सिंधु सभ्यता से जुड़ी नहीं है। यानी कि इन दोनों के मृत भांड कुछ चीजें समान है, पुरातात्विक चीजें, लेकिन फिर भी यह जो है ये सिंधु सभ्यता से जुड़ी हुई नहीं है। ताम्र पाषाणिक संस्कृति एक अलग संस्कृति है और सिंधु सभ्यता एक अलग संस्कृति है। हालांकि इनके बीच में कुछ समानताएं हैं। कुछ प्रमुख मालवा संस्कृति जो हड़प्पा संस्कृति यानी कि एक मालवा संस्कृति है, यह भी ताम्र पाषाण संस्कृति की बात की जा रही है। इस सभ्यता का नाम ही ताम्र पाषाण है, तो इसके अंदर हम जितनी भी संस्कृति की बात करेंगे वह ताम्र पाषाण संस्कृति ही होगी। एक स्थल होता है मालवा। जो मालवा है हड़प्पा से पृथक मानी जाती है। क्यों? क्योंकि मालवा से में नगदा, टोली, एरन और नागदा ये सभी चीजें मालवा के अंदर आ जाती है, मालवा संस्कृति के अंदर। नेक्स्ट हमारे होते हैं जोरवे संस्कृति। जो जोरवे संस्कृति है ये 1400 से 700 ईसा पूर्व की मानी जाती है और ये माना जाता है कि यह महाराष्ट्र से मिली है और ये हड़प्पा संस्कृति अलग बिल्कुल है। रामशरण शर्मा ये कहते हैं कि मालवा संस्कृति का जो कालखंड है वह 1700 से 1200 ईसा पूर्व है, जबकि मक्खन नाथ जो है मालवा संस्कृति का कालखंड 1900 से 400 ईसा पूर्व मानते हैं। यानी कि मालवा संस्कृति जो है इसके कालखंड को लेकर हमें विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। जैसा कि रामचंद्र शर्मा जी कहते हैं कि मालवा संस्कृति 1700 से 1200 की है और मक्खन लाल कहते हैं कि 1900 से 1400 की है। और वही अगर हम जोधपुर संस्कृति की बात करें तो इसको लेकर भी विद्वानों के अलग अलग मत है। जैसे कि रामचंद्र शर्मा जी ये कहते हैं कि 1400 से 1700 ईसा पूर्व की है, जबकि मक्खन लाल इसका समय जो है वो 1500 से 900 ईसा पूर्व का बताते हैं। तो यानी कि हम ये देख सकते हैं कि मालवा संस्कृति और जोधपुर संस्कृति का जो टाइम पीरियड है इनको लेकर इन दोनों के अलग अलग मत हैं देखने को मिले। देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों में ताम्र पाषाण बस्तियां हड़प्पा संस्कृति स्वतंत्र रही। यानी कि देश के दक्षिणी और पूर्वी भाग जो है यहाँ से जो ताम्र पाषाण बस्तियां मिली है ये हड़प्पा संस्कृति से स्वतंत्र थी। दक्षिण भारत में ऐसी बस्तियां हमेशा नव पाषाण बस्तियों के बाद लगातार चलती आ रही है। यानी कि ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां जो हमें दक्षिण भारत से मिली है इन नव पाषाण युगीन बस्तियों के बाद ही मिली है। इससे ही स्पष्ट होता है कि प्राक हड़प्पीय ताम्र पाषाण संस्कृतियां सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान आदि प्रदेशों के कृषि समुदाय के प्रसार में प्रेरक हुई और उनसे हड़प्पा की नगर सभ्यता के उदय के लिए अनुकूल अवसर बना। यानी कि प्राक हड़प्पीय जो ताम्र पाषाण संस्कृतियां हैं ये सिंधु, बलूचिस्तान, राजस्थान आदि प्रदेशों के कृषि समुदाय के प्रसार से प्रेरक हुई थी और यहाँ से हमें हड़प्पा की नगर सभ्यता के उदय का भी जानकारी मिलती है। सिंध के आमरी और कोटडीजी, सिंध का जो आमरी है और कोटडीजी जो है और राजस्थान का कालीबंगा और गणेश्वर, इन सभी को हम ताम्र पाषाण संस्कृति के अंदर माना जाता है। प्रतीत होता है कि ताम्र पाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय सिंधु के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े थे। यानी कि ताम्र पाषाण युग में जो कृषक समुदाय थे उनमें से कुछ समुदाय जो थे सिंधु की तरफ गए और वहां पर बाढ़ आने लगी थी उन मैदानों में। उनसे कांसे की तकनीकों का ज्ञान प्राप्त किया। यानी कि जब ये लोग गए थे उन्होंने उन लोगों से कांसे की तकनीक का जो ज्ञान था उन्होंने उनसे उस ज्ञान को प्राप्त किया और ये लोग नगर की स्थापना में सफल हुए थे। ताम्र पाषाण युग के लोग अधिकांशतः प्रयोग करते थे पत्थर और तांबे की वस्तुओं का।
यानी कि जो ताम्रपाषाण युग के लोग थे ये अधिकांशतः पत्थर और तांबे की वस्तुओं का प्रयोग करते थे। ताम्रपाषाण काल की जो संस्कृतियों के जो लोग थे, यहाँ पर जो ग्रामीण समुदाय थे, ये लोग मिलजुल कर रहते थे और देश के ऐसे विशाल भागों में फैले थे जहाँ पर पहाड़ी जमीन और नदियां थी। ये लोग समुदाय बनाकर आपस में रहते थे। ताम्रपाषाण संस्कृति के लोग नरकुल और मिट्टी के गाड़े के आयताकार और वृत्ताकार घर बनाते थे। यानी कि हड़प्पा से हमें कैसे साक्ष्य मिलते हैं, पक्की ईंटों के घर मिले हैं, कहीं कच्ची ईंटों के, मतलब उस समय के जो घर है हड़प्पा के वो कैसे थे, ईंटों से बने होते। लेकिन इस यहाँ के लोग कैसे घर बनाते थे, यहाँ के लोग मिट्टी के गाड़े नरकुल घर बनाते थे, यहाँ से आयताकार और वृत्ताकार घर बनाते थे और वहां पर एक पूरी तरीके से घर बना होता था, जिसमें यहाँ पर आंगन होता था, जलाशय होता था, स्नानागार होता। वृत्ताकार अधिकतर एक साथ समूह में बने होते थे। यानी कि जो वृत्ताकार घर ये जो इन लोगों के द्वारा बनाए जाते थे, ये लोग समूह में बने होते थे वृत्ताकार घर। इन घरों को और झोपड़ियों की जो छतें होती थी घास फूस की बनी होती थी, बांस और शही तोड़ों के साथ ये दीवारें खड़ी रहती थी इन घरों की। और इन घरों का जो फर्श होता था ये कूट कूट कर चिकनी मिट्टी से बनाया जाता था और झोपड़ियों को भंडार घर के रूप में काम में भी लिया जाता था। ये पूरा स्थल बनास घाटी के सूखे अंचलों में पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायता और एरंड की खुदाई हुई है। मालवा मृतभांड ताम्रपाषाण मृतभांडों में उत्कृष्टतम माना गया है। कुछ मृतभांड और अन्य संस्कृति सामग्रियां महाराष्ट्र में भी पाई गई है। यानी कि जो मालवा मृतभांड है ये ताम्रपाषाण मृतभांडों में सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का कहा गया है। और कुछ मृतभांड जो है वो अन्य संस्कृतियों के भी मिले हैं, जो कि हमें महाराष्ट्र से मिले हैं। कई ताम्रपाषाण स्थल वर्तमान प्रयागराज के विंध्य क्षेत्र से पाए गए। यानी कि वर्तमान का जो प्रयागराज जिससे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, यहाँ से भी हमें कई सारे ताम्रपाषाण स्थल मिले हैं। यहाँ के विंध्य क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल की ताम्रपाषाण बस्तियों की हड़प्पा संस्कृति से असंबद्ध थी। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती छिरान के अलावा पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में पांडु, राजा धिरवी और वीरभूम जिले में महिषदल उल्लेखनीय है। यानी कि उल्लेखनीय पुरा स्थलों की बात यहाँ पे की गई है कि कुछ और पुरा स्थल जिनका उल्लेखनीय माना जाता है, जैसे कि बिहार में सेनुवार, सोनपुर, तारेडही और पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडिया और नरहर। ये जो स्थल है ये ताम्रपाषाण स्थल है और इनको उल्लेखनीय माना जाता है। यानी कि ताम्रपाषाण स्थल संस्कृति में काफी सारे स्थल मिले, परंतु ये जो स्थल है इनको थोड़ा उल्लेखनीय माना जाता है, इनके बारे में ज्यादा विस्तार चर्चा होती है, महत्वपूर्ण भी माने जाते हैं। परंतु लेकिन सबसे विस्तृत यानी कि जो सबसे ज्यादा फैला वो पश्चिमी महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। यानी कि पश्चिमी महाराष्ट्र से जो हमें ताम्रपाषाण स्थल प्राप्त हुआ है ये सबसे ज्यादा विस्तृत है। अब तक जितने भी अन्वेषण उत्खनन हुए उन सभी से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर भारत के विभिन्न भागों में ताम्रपाषाण संस्कृति से संबंधित स्थल प्रकाश में आए। यानी कि अब तक जितनी भी खोजें हुई हैं इन सभी खोजों से बहुत सारी ताम्रपाषाण संस्कृति के स्थल हमें भारत के अंदर अलग अलग जगह से मिले हैं। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण संस्कृतियों के बारे में। जैसे कि आर्य संस्कृति जो है 2800 से 1500 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड है। कायदा संस्कृति का टाइम पीरियड 2450 से 1700 ईसा पूर्व है। मालवा संस्कृति का टाइम पीरियड 1900 से 14 ईसा पूर्व है। सावलब्धा संस्कृति का टाइम पीरियड 2300 से 2000 ईसा पूर्व है। जोरवा संस्कृति का टाइम पीरियड 1500 से 1900 ईसा पूर्व का है। प्रभात संस्कृति लगभग 2000 से 1400 ईसा पूर्व की और रंगपुर संस्कृति 1700 से 1400 ईसा पूर्व की मानी जाती है। जोरवे संस्कृति यह नाम जोरवे नामक स्थल के आधार पर दिया गया है जो अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की। अब हम बात करते हैं जोरवे संस्कृति की। जो जोरवे जो नाम है यह एक स्थल के आधार पर पड़ा। ये अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की शाखा नदी प्रवर नदी के बाएं तट पर अवस्थित प्रारूपिक पूरा स्थल है। यानी कि जो जोरवे है अहमदनगर जिले में जो गोदावरी नदी है उसके एक शाखा नदी है जो कि प्रवरा के बाएं तट पर है, एक पूरा स्थल है जिसका नाम जोरवे है। इसी के आधार पर इस संस्कृति का नाम भी जोरवे संस्कृति पड़ गया। जोरवे संस्कृति ने मालवा संस्कृति से बहुत कुछ ग्रहण किया है, किंतु इसमें दक्षिणी नवपाषाण संस्कृति के तत्व भी समाहित हैं। यानी कि जो जोरवे संस्कृति है इसने मालवा संस्कृति से बहुत कुछ ग्रहण किया है, किंतु इसमें दक्षिणी नवपाषाण संस्कृति के तत्व भी हमें समाहित देखने को मिलते हैं। 1400 से 1700 ईसा पूर्व के आसपास की जोरवे संस्कृति विदर्भ के कुछ भाग, कोकण के तट प्रदेश को छोड़ महाराष्ट्र में फैली थी। ये तो जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, परंतु इसकी कई बस्तियां जैसे दैमाबाद, इनाम गांव जो थी वो नगरीकरण के स्तर तक पहुंच चुकी थी। महाराष्ट्र के सभी पूरा स्थल अधिकतर काली भूरी मिट्टी वाले ऐसे अर्ध क्षेत्र में जहाँ बेर
और बबूल के पेड़ थे, परंतु ये नदी तट वाले क्षेत्र में पड़ते थे। यानी कि महाराष्ट्र से जो पुरुष स्थल मिले हैं ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों में थे और यहाँ पर बेर और बबूल का पेड़ था और ये नदी तट वाले क्षेत्र में भी पड़ते थे। इनके अलावा नर्मदा टोली भी एक ताम्रपाषाण काल का ही पुरुष स्थल माना जाता है। ये नर्मदा नदी के तट पर है। जोड़वे के मृतमान लाल पल काले रंग से रंजित है, लेकिन उनकी सतह धुंधली या खुरदरी है जिस पर पतला जल रंग किया जाता है। जोड़वे के मृतमान लाल पल काले रंग से रंजित है, लेकिन इसकी सतह धुंधली या खुरदरी हो चुकी है जिस पर पतला जल रंग किया गया है। ये मृतभांड यानी कि कुछ ऐसे मृतभांड है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं, जिनमें से मृतभांडों का नाम आता है जैसे कि साधारण तस्तरिया, टोटीदार कलश और डंडीदार चर्च प्याले, टोटीदार पात्र और कटोरे। ये सभी मृतभांड होते हैं। ये ताम्रपाषाण संस्कृति के हैं और ये सभी बहुत प्रसिद्ध थे। जोड़वे की बस्तियां संख्या की दृष्टि से तो बहुत अधिक हैं। महाराष्ट्र में जोड़वे की संस्कृति की 200 से अधिक बस्तियां हमें मिली है। जोड़वे संस्कृति की जो प्रमुख बस्तियां हैं यह पुणे में चंदौली, सोनगांव, इनामगांव, अहमदनगर में जोड़वे निवासा और दैमाबाद। यानी कि जो जोड़वा संस्कृति की प्रमुख बस्तियां हैं वो पुणे से तो हमें ये सारी बस्तियां मिली और अहमदनगर से हमें ये 3 बस्तियां मिली है। प्रकाश, दैमाबाद और इनामगांव इस संस्कृति की सुप्रसिद्ध बस्तियां हैं। सबसे बड़ी बस्ती जो है वो दैमाबाद है जिसका क्षेत्रफल लगभग 20 हेक्टेयर है। अब हम पढ़ेंगे दैमाबाद के बारे में। दैमाबाद का क्षेत्रफल 20 हेक्टेयर था और यहाँ पर 400 लोग रह सकते थे। आर.एस. शर्मा कहते हैं कि दैमाबाद के लिए इन्होंने बताया कि यहाँ पर 400 लोग निवास कर सकते थे। यहाँ पत्थर और मलबे के पुर्जों वाली कच्ची दीवार से होकर गढ़ जैसा बना प्रतीत होता है। दैमाबाद की उत्पत्ति भारी संख्या में मिले कांसे की वस्तुओं के कारण है। कुछ वस्तुओं पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव लक्षित होता है, यानी कि कुछ वस्तु ऐसे जिनसे हमें हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बस्ती की बात करते हैं इनामगांव। इनामगांव पश्चिमी महाराष्ट्र में भीमा की सहायक नदी घोड़ के तट पर अवस्थित प्रारंभिक ताम्रपाषाण के स्थल इनामगांव से चूलो सहित, यानी कि इनामगांव जो पश्चिमी महाराष्ट्र में जो भीमा की सहायक नदी है घोड़, इसके तट पर ये स्थित है और यहाँ से हमें आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के स्थल मिले हैं। यहाँ से हमें चूल्हे मिले और इसके अलावा बड़ी बड़ी कच्ची मिट्टी के मकान, गोलाकार गड्ढे वाले मकान भी हमें यहाँ से मिले हैं। यह बस्ती किलेबंद है और खाई से घिरी हुई है। बाद की अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरे वाला एक मकान मिला है जिसमें 4 कमरे आयताकार है और एक वृत्ताकार है। यानी कि यहाँ पे जो बाद की अवस्था है जो 1300 से 1000 ईसा पूर्व की मानी जाती है, इसमें 5 कमरों वाला एक मकान मिला है जिसमें 4 कमरे तो आयताकार मिले और एक वृत्ताकार कमरा मिला है। यहाँ पे ये जो मकान होते थे ये बस्ती के केंद्र में होते थे। शायद यह किसी सरदार का मकान रहा होगा। इसके निकट में जो कोठार मिला है उसमें राजस्व के रूप में वसूला गया था और इसमें अनाज जमा किया जाता होगा। यानी कि ये कोठार मिला है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर राजस्व जो था जो वसूला जाता था वो यहाँ पर रखा जाता होगा या फिर यहाँ पर जो अनाज है उसको इकट्ठा किया जाता होगा। इनामगांव ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी। इसमें 100 से अधिक घर और कई कब्रें पाई गई हैं। यहाँ पर वयस्क लोगों को गड्ढे में रखकर दफनाया जाता था। शव का सिर उत्तर की दिशा में होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। यानी कि यहाँ के जो लोग थे उनको शव को दफनाने की अलग अलग प्रक्रिया सबने देखने को मिलती थी। यहाँ के जो लोग थे वो क्या करते थे, जो शव का सिर था उत्तर की दिशा में करते थे और कई जगह पर तो ऐसा देखा गया है कि ये लोग उसको घर के अंदर ही दफना देते थे। ऐसे बर्तन जिनमें खाना और पानी हो, यानी कि कुछ ऐसे बर्तन जिनमें खाना और पानी जो है ये जो दफनाए गए शव होते थे उसके पास ये लोग रख देते थे। इनाम गांव में पुरातत्विदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी हमें यहाँ से मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से ये अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। यानी कि कई सारे जानवरों की हड्डियां मिली और काटने के निशान भी मिले जिससे ये कह सकते हैं कि शायद लोग इनकी हड्डियों को खाते होंगे। इनाम गांव के लोगों द्वारा कुछ प्रमुख जानवरों को खाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि इनाम गांव से हमें कुछ ऐसे जानवरों के साक्ष्य मिलते हैं जिनके इससे पता चलता है कि ये लोग इनका मांस खाते होंगे, जैसे बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, नेवला, घड़ियाल। इन सभी जानकारी हमें ताम्रपाषाण से मिलती है। ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं कि ये लोग बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसवरियां जो थी इनको भी एकत्रित करते थे ये लोग। कौन लोग? ताम्रपाषाण संस्कृति के जो लोग थे। रामचंद्र शर्मा कहते हैं कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान
पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र व अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग मवेशी पालते थे, लेकिन ये लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। अब हम बात करने नेक्स्ट हमारी थी कायता संस्कृति। जो कायता संस्कृति है इसके बारे में हम पढ़ें। कायता संस्कृति की जो बस्तियां ये संख्या की दृष्टि से बहुत कम है। यहाँ पर चंबल और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से ही इसकी बस्तियां हमें मिली है और इसका जो कालक्रम है 2800 से 1500 ईसा पूर्व के आसपास का बताया गया है। ये बस्तियां क्षेत्रफल में बेशक छोटी होती है, इनमें बड़ी से बड़ी बस्ती भी शायद 2 हेक्टेयर से अधिक बड़ी नहीं होती है। यानी कि जो बस्तियां हैं क्षेत्रफल में छोटी होती हैं और बड़ी से बड़ी बस्ती भी जो है वो शायद 2 हेक्टेयर की हो। कायदा संस्कृति अपने उन मजबूत लाल लेप वाले मृदभांडों के लिए प्रसिद्ध है जिन पर चॉकलेटी रंग के तरह तरह के चित्र बने हुए हैं। यानी कि कायदा संस्कृति से हमें ऐसे मृदभांड मिले हैं जिन पर लाल कलर का लेप किया गया है और ये चॉकलेटी रंग के इनसे चित्र बनाए गए। इस संस्कृति की एक अन्य विशेषता ये थी कि लाल रंग से चित्रित पांडुभांड और उत्कट नमूने वाली कटकटी भांड हमें यहाँ से मिले। और कायदा संस्कृति के जो लोग थे पत्थर के छोटे छोटे औजारों और हथियारों का इस्तेमाल करते थे जिनमें पत्थर की फलकों और फलकियों का महत्वपूर्ण स्थान था। कई बस्तियों में तांबे की वस्तुएं बहुतायत से मिली है। रामचरण शर्मा बताते हैं कि कायता संस्कृति की जो समय अवधि 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व की है, जबकि मक्खनलाल जो है वो कायता संस्कृति के समय अवधि का टाइम पीरियड 2450 से 1750 का बताते हैं। नेक्स्ट हमारी आती है आहार संस्कृति। आहार संस्कृति का जो काल है वह 2800 से 1500 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है और गिलुंडेन संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। अन्य समकालीन ताम्रपाषाणी कृषि संस्कृतियों के विपरीत आहार में वास्तव में सूक्ष्म पाषाण औजारों का इस्तेमाल नहीं होता था। आहार संस्कृति के कालखंड के विषय में प्रोफेसर रामचरण शर्मा कहते हैं कि आहार संस्कृति जो कालखंड है ये 2100 और 1500 ईसा पूर्व के बीच का है। आहार संस्कृति से हमें पत्थर की कुल्हाड़ियां या फलक भी मिले, फलकों का लगभग अभाव देखने को मिला है। यानी कि आहार संस्कृति से पत्थर की कुल्हाड़ियां और जो फलक है इनका अभाव हमें यहाँ से मिला है। यहाँ पर कई सपाट कुल्हाड़ियां, चूड़ियां और पत्थरे मिली हैं जो सभी तांबे के हैं, हालांकि एक चादर कांसे की भी यहाँ से मिली है। आहार के जो लोग थे ये शुरू से ही धातु कर्म जानते थे। आहार संस्कृति के बारे में प्रमुख तथ्य यह है कि इसका जो प्राचीन नाम था वह ताम्रवती था, अर्थात इसको तांबे वाली जगह भी कहा जाता था। यहाँ से जो बर्तन मिले वे काले रंग के बर्तन मिले और उन पर सफेद कलर की सजावट की गई है, सफेद कलर से डिजाइन बनाया गया। आहार संस्कृति की जो बस्तियां हैं ये कायता बस्तियों के विपरीत काफी बड़ी थी, क्योंकि कायता की जो बस्तियां थी सबसे छोटी होती थी, 2 हेक्टेयर की होती थी। इनमें कम से कम 3 यानी आहार, बालाथल और गिरुंग कई हेक्टेयर में बसी हैं। घर और अन्य मकान बनाने के लिए पत्थरों, कच्ची ईंटों और गारे का ये लोग प्रयोग किया जाता था। खुदाइयों से पता चला है कि बालाथल एक परकोटे से घिरी बस्ती होती थी। प्रभास एवं रंगपुर की बस्ती। रंगपुर संस्कृति के पुनर्स्थल अधिकतर गुजरात के घेरे और कानून नदियों के क्षेत्र में पाए गए। प्रभास और रंगपुर की मिट्टी के बर्तन हड़प्पा संस्कृति से लिए गए, लेकिन उनकी सतह चमकदार है जिसकी वजह से उन्हें चमकीले लाल भांड भी कहा जाता है। प्रभास एक महत्वपूर्ण बस्ती थी, परंतु खेत का विषय है कि प्रभास संस्कृति में मात्र 8 दर्जन बस्तियों का हमें पता ही नहीं चला। यानी कि प्रभास संस्कृति के अंदर जो बस्तियां थी उनमें से काफी सारी बस्तियां ऐसी हैं जो पूर्ण तरह से लुप्त हैं, जिसके बारे में अभी तक कोई साक्ष्य है ये जानकारी नहीं मिली। नेक्स्ट हमारी आती है मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति के एकता लोग नर्मदा और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में बसे। मालवा संस्कृति जो प्रमुख बस्तियां हैं नवदतोली, एरन और नागदा है। नवदतोली का जो क्षेत्रफल है वह लगभग 10 हेक्टेयर है और देश की सबसे बड़ी ताम्रपाषाण बस्तियों में से एक है। यह देखा गया है कि इनमें से कुछ बस्तियां प्राचीन युग थी और नागदा में कच्ची छोटे बना बुर्ज भी। यानी कि यह देखा गया है कि ताम्रपाषाण बस्तियों में से कुछ बस्तियां जो थी प्राचीन युग थी, नवदतोली की जो कुछ बस्तियां थी प्राचीन युग थी और नागदा में जो है एक कच्ची ईंटों से बना एक बुर्ज भी मिला है। एरन की बात करें तो एरन के चारों ओर एक खाई के साथ एक परकोटा बना हुआ था। मालवा के बर्तन के बनावट में कुछ अनगढ़ है, लेकिन उस पर मोटा लेप लगा है। यानी कि मालवा संस्कृति के जो बर्तन मिले इनकी बनावट थोड़ी अजीब सी है, पर उन पर एक मोटा सा लेप लगा है जिसकी सतह पर लाल या काले रंग के डिजाइन बने होते हैं। नेक्स्ट हमारा गणेश्वर संस्कृति। तिथि क्रमिक दृष्टि से गणेश्वर स्थल विशेष रूप से अवलोकनीय है। राजस्थान में खेती ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे के समृद्ध खानों के निकट पड़ता है। यानी कि गणेश्वर संस्कृति में क्या है कि गणेश्वर स्थल जो है ये अवलोकनीय माना जाता है और राजस्थान के खेती ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र में है और यहाँ से तांबे की समृद्ध खाने मिली है। इस क्षेत्र की जब खुदाई हुई अर्थात जब गणेश्वर क्षेत्र संस्कृति जहाँ से मिली उस क्षेत्र की जब खुदाई हुई तो यहाँ से बहुत सारी तांबे की वस्तुएं मिली, जैसे तीर के नोक, बरछे के फल, बस्तियां, सेल, कंगन, छेनी आदि।
इनमें से कुछ की आकृति सिंधु स्थलों से मिली है और इन वस्तुओं की आकृति फिर देखिए कुछ आकृतियां ऐसी है जो सिंधु स्थलों से मिली है और जो इन इन वस्तुओं की आकृति से भी मिलती है, यानी कि गणेश्वर संस्कृति से जो चीजें मिली हैं वह कुछ चीजें जो है वो सिंधु संस्कृति की चीजों के समान मेल खाती हैं। पक्की मिट्टी की एक ऐसी पिंडिका मिली है जो सिंधु टाइप से मिलती है। इस स्थान में बहुत से पत्थर के छोटे छोटे औजार मिले हैं जो ताम्र पाषाण संस्कृति के परिचारक है, यानी कि यहाँ से पत्थर के छोटे छोटे औजार मिले हैं। यहाँ से गैरिक मृधान जिसे ओफुकी बोला जाता है वो भी यहाँ से पाया गया। ये लाल अनुलेपित भांड है जो अक्सर काले रंग से रंगा रहता है और मुख्यतः कलश की शक्ल में होता है। क्योंकि गणेश मठ के जमाव को 28 से 22 पूर्व का मनाता है, इसलिए इसकी बहुत सी बस्तियां परिवर्तित हड़प्पा संस्कृति पूर्व की है। गणेश्वर संस्कृति गणेश्वर मुख्यतः हड़प्पा के तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करते थे, यानी कि जो हड़प्पा के लोग थे वे तांबे की वस्तुएं गणेश्वर से ही मंगाते थे, पर इनसे कोई खास सत्व प्राप्त ऐसा नहीं किया गया। गणेश्वर के जो लोग थे ये कृषिजीवी थे और ये शिकार भी करते थे, यानी कि अंशतः बहुत कम इस बात का डाउट है कि ये लोग कृषि करते थे, पर मुख्यतः ज्यादातर जो था ये लोग शिकार करते। यद्यपि गणेश्वर की बात करें तो इनका मुख्य शिल्प जो था वो तांबे की वस्तु बनाना था, तथापि वैसे नगरीय तत्वों को विकसित नहीं कर पाए जो बाढ़ सिंचित मैदानों की उर्वर पर आश्रित हड़प्पाई अर्थव्यवस्था में दिखाई देते हैं। इनकी सूक्ष्म पाषाण वस्तु अन्य पाषाण उपकरणों को देखते हुए गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जाता है, जिसकी भित्ति पर परिपक्व हड़प्पा संस्कृति पर खड़ी, यानी कि ये कहा जाता है कि गणेश्वर संस्कृति की जो भित्ति है ये इस पर ही परिपक्व हड़प्पा संस्कृति जो थी वो खड़ी हुई थी। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एक और न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।